a special provision for grant of registration in case of NRTP and CTP. अब सबसे पहले CTP कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, वैसा पर्सन जो रजिस्टर्ड तो किसी और स्टेट में है, वो रजिस्टर्ड है एज इट इज़, वहाँ से काम कर रहा है, लेकिन उसे सप्लाई करना है किसी और स्टेट में जा कर के। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जीबिशन का एग्जाम्पल दिया था, उसे एग्जीबिशन में जाना है सप्लाई करने के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर उसका कोई फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है। समझ गए? यहाँ पर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्दर ही कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। आप एज अ CTP कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। समझ गए? कृष्णदेव एंड कंपनी इंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड इज रजिस्टर्ड इन राजस्थान. It wishes to participate in 5 days business exhibition being held in Delhi. However, it does not have a fixed place of business in Delhi. In this case, Krishnadev and Company has to obtain registration as a CTP in Delhi. समझ में आ गया? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टेट का जो रेवेन्यू है वो लॉस ना हो। ऑब्वियस सा बात है, अब दिल्ली जाएगा ये कृष्णदेव, दिल्ली में जाकर के सप्लाई करेगा, और अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन ना ले तो चार्जेबिलिटी क्या आएगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। हाँ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भले उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। समझ गए? पर क्योंकि ये कृष्णदेव एंड कंपनी दिल्ली जा रहा है, दिल्ली के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, दिल्ली के स्टेट रिसोर्स का यूज़ करते हुए सर्विस या गुड्स सप्लाई कर रहा है वहाँ के लोगों को वहाँ पर, तो इसलिए कहा गया कि अगर आप जहाँ पर आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट फॉर अ लिटिल स्मॉल पीरियड, ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड यू वांट टू डू बिजनेस फ्रॉम दैट स्टेट, ओके, तो दिल्ली का रेवेन्यू लॉस ना हो, इसलिए CTP का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब अगर जैसे ही आप वहाँ एज CTP रजिस्टर हो जाएंगे और वहाँ किसी भी इंसान को अगर आप सप्लाई करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी करेंगे, तो अब आप पे SGST और CGST एप्लीकेबल होगा, और SGST दिल्ली के गवर्नमेंट को जाएगा और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। समझ में आ गया? यही है CTP के पीछे का रीज़न। अब आते हैं NRTP कौन होता है। NRTP के लिए एज इट इज़ मैंने आपको बताया था, वो इंसान जो इंडिया का है नहीं, बट इंडिया आया है सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ बिजनेस करना चाह रहा है, उसके पास भी कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है? अ पर्सन हु इज़ अ फॉरेनर and occasionally want to effect taxable supply from any state in India need GST registration for the same. Such person need to register in the state from where he seek to supply as a non-resident taxable person. CGST Act define non-resident taxable person as any person who occasionally undertake transaction involving supply of goods or service or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed of place और रेसिडेंस इन इंडिया। समझ गए? तो CTP और NRTP में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों का जो मूल आधार है वो सेम है, बस फर्क यही है कि जो CTP है वो बेसिकली उसका इंडिया में एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पहले से है, NRTP का कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं। ठीक है? तो अब जब आप आइएगा स्पेशल प्रोविज़न क्या है उनके लिए, तो उन्हें हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी लिखा हुआ है, 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले एडवांस में, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 5 दिन पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ठीक है? रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर दे मेक अ एडवांस डिपॉजिट ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन के पहले एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा।
एस्टिमेटेड बेसिस पे, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अब एक्चुअल तो सप्लाई के बाद पता चलेगा ना, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या हुआ ये तो वहाँ सप्लाई करेगा उसके बाद पता चलेगा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, और ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा पे कर दिया है आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड तो वो रिफंड हो जाता है, अगर कम पे किया है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको मैंने दिखाया भी था। जीएसटी का साइट खोल के वहाँ पे चुनना रहता है टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर एज इट इज़। एज पर सेक्शन 25(6) एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पैन। पैन बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन एनआरटीपी के पास पैन तो होगा नहीं, तो एनआरटीपी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? तो एनआरटीपी के लिए कहा गया अगर वो इंडिविजुअल है, तो उसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन ड्यूली स्टैंड और वेरीफाइड थ्रू EVC बाय हिज अथोराइज्ड सिग्नेटरी हु इज़ इन इंडियन रेसिडेंट। उसका अथोराइज्ड सिग्नेटरी इंडियन रेसिडेंट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, जिसके पास पैन होगा। अथोराइज्ड सिग्नेटरी का जो फॉर्म होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब अगर आपने GST REG 01 का अगर फॉर्म भरा हो तो पार्ट बी में अथोराइज्ड सिग्नेटरी, ज़्यादातर इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद ही रहता है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप के केस में ज़्यादातर खुद ही इंडिविजुअल रहता है, लेकिन एनआरटीपी के केस में अथोराइज्ड सिग्नेटरी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए जिसके पास पैन हो, ठीक है, इंडिविजुअल के केस में, और पासपोर्ट, समझ गए। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, वो अगर इंडिया में एज अ एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? 3 नंबर देगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। मतलब जिस कंट्री का वो वासिंदा है, वो कंपनी जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री में जो भी नंबर चलता है, यूनिक नंबर, जैसे अपने यहाँ सिन नंबर चलता है, उनके यहाँ जो भी चलता है वो नंबर वो यूज़ करेगा। और अगर चाहे तो पैन भी यूज़ कर सकता है अगर उसके पास पैन नंबर है तो, समझ गया। Application will be submitted by NRTP in different prescribed form, whereas CTP will submit the application for registration in the normal form. For application for registration, form GST REG 01 and his registration of CTP will be a PAN based registration. क्योंकि CTP तो इंडिया का ही बासिंदा है, ऑब्वियस सा बात है, उसका एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पहले से किसी स्टेट में तो है, ठीक है, तो उसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। बट एनआरटीपी के लिए डिफरेंट फॉर्म है। डिफरेंट फॉर्म क्या? सिलेक्शन जो करना है आपको, ठीक है, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, एनआरटीपी वहाँ पे लिखा रहेगा। अब एक बार आप सीटीपी या एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो वैलिड रहेगा 90 दिन तक, समझ गए, 90 दिन तक, या फिर जो पीरियड स्पेसिफाई है एप्लीकेशन में, बट मैक्सिमम 90 डेज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 90 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे एक्सटेंड कराना है फर्दर 90 डेज़ के लिए, आपका पिछला वैलिडिटी पीरियड ख़त्म होने से पहले। अब ध्यान रखिएगा, सीटीपी और एनआरटीपी तभी टैक्सेबल सप्लाई कर पाएगा जब उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, समझ गए। तो वैलिडिटी क्या होगा रजिस्ट्रेशन का आपका, या तो वो पीरियड अगर 90 दिन से कम का है, मैंने 45 डेज़ का आपने लिया तो 45 डेज़, अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 90 डेज़ का मिल सकता है। ये 90 डेज़ ख़त्म होने से पहले आप फर्दर पीरियड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर 90 डेज़ आपको फिर अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 180 डेज़ आप एज अ सीटीपी या एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर काम करना है तो फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का, सब एज इट इज़ सेम है। आपको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, आपको पता ही है, जैसे ही आप उसका पहला पार्ट भरिएगा आपको दे देगा वो एडवांस टैक्स, अपना एस्टिमेट करिए और जमा करिए, ठीक है। जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो जमा करिए। फर्दर सीटीपी एनआरटीपी विल गेट अ टीआरएन फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट
ऑफ टैक्स विच शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। एक बार रिसीट होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा, उसके बाद आप फर्दर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है, जो जमा करना है, वो कैलकुलेट करिएगा आप आफ्टर कंसीडरिंग द ड्यू एलिजिबल ITC विच माइट बी अवेलेबल टू सच कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। NRTP के लिए ये नहीं है, ठीक है। CTP के लिए कहा गया कि CTP जो भी एडवांस टैक्स पे करेगा, वो अगर उसके पास कुछ ITC भविष्य में अगर ITC का उसका मिलने वाला है, मैंने ऑब्वियस से बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उसके पास रहेगा भविष्य में, तो उसका भी एस्टिमेट लगा करके एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट ही जमा करेगा। ठीक है, अब लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन कहा ना, मैक्सिमम 180 डेज के लिए आप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन द टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज CTP एंड थस सच पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। जो मैंने आपको पहले कहा, अगर 180 दिन से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहेंगे तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ गए। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ दिखाना पड़ेगा ना, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो उसके लिए क्या कहा, फॉर वाइल अप्लाइंग फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, अच्छा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का बात किया, लेकिन अगर आप इसमें भी एज अ CTP या NRTP भी अप्लाई करिएगा तो आपको यही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं वहाँ पे, तो एग्जीबिशन का ही जो पेपर होता है वही सबमिट होता है। ठीक है, द सेड पर्सन शुड अपलोड अ कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर ग्रांटिंग हिम परमिशन टू यूज द प्रेमिसेस फॉर द एग्जीबिशन एंड द अलॉटमेंट लेटर कंसेंट लेटर शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर 180 दिन से ज़्यादा के लिए आपको वहाँ पर सप्लाई करना है तो। अब उस केस में क्या अब आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं, तो अब आपको एडवांस टैक्स जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आपका एग्जीबिशन ओवर हो गया, आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर सरेंडर करके चले जाएगी। समझ गए। Deemed registration under GST is not specific, which mean that there is a single registration for all taxes। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको CGST के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, SGST के लिए अलग, UTGST के लिए अलग, IGST के लिए अलग। कहने का मतलब हुआ, पहले हम लोग सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन अलग लेते थे, ठीक है, वैट के लिए अलग लेते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए अलग लेते थे, एक्साइज के लिए अलग लेते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब आपको बस सिंगल रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है कि CGST के लिए अलग, SGST के लिए अलग, UTGST के लिए अलग और IGST के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यून आपको बताया था, WHO का जो बॉडी था सब, तो WHO का UNO का बॉडी सबको, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग को। ठीक है, अंडर एनी SGST UTGST एक्ट इज डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन इवन ग्रांटेड अंडर CGST एक्ट प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन रिजेक्टेड अंडर CGST Act. Further rejection of application for registration UN under SGST Act, UTGST Act is deemed to be rejection of application for registration under CGST Act। करने का मतलब, अगर आपको ग्रांट मिलता है, मतलब आपको सर्टिफिकेट ग्रांटेड हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांटिंग होता है SGST एक्ट के अंदर चाहे UTGST एक्ट के अंदर, तो माना जाएगा कि CGST एक्ट के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है SGST एक्ट के हिसाब से या UTGST एक्ट के हिसाब से, तो माना जाए कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है CGST एक्ट के हिसाब से भी। अब जिस पर्सन को TDS काटना है या जिस पर्सन को TCS कलेक्ट करना है अंडर द GST, ठीक है, TCS कलेक्ट करने वाला ECU और TDS काटने वाला गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय सच पर्सन इन अ डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एट GST कॉमन पोर्टल। आपको दिखाया था मैंने, टैक्स डिडक्टर वहाँ लिखा हुआ था, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ टैक्स डिडक्टर। उनको 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। व्हेन अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू कलेक्ट TCS or deduct TDS in a state UT where he does not have a physical presence, he shall mention name of said state UT in part A of prescribed application form for registration. For the name of a state UT in which his principal place of business is located is to be mentioned in part B of the application form. Thus, a state UT mentioned in part A and part B of application form may be different
हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका यहाँ पे, एज इट इज़ आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब ये OIDR के लिए, ठीक है, तो इनके लिए डिफरेंट फॉर्म है। दे वुड बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एंड बाय सच ऑफिसर एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो आपका जो इंपॉर्टेंट था CTP NRTP तक ही था, उसके बाद एज इट इज़ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है।